गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोगों को मेडिवल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे और मेडिवल आर्किटेक्चर में बहुत कुछ पढ़ाए हुए थे। अब उससे हम आगे पढ़ेंगे अर्धवेशक मेथड के बारे में पढ़ेंगे। किस मेथड के बारे में पढ़ेंगे? तो अर्धवेशक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो उस समय जब मध्यकालीन भारत में मुग़ल आए थे, इस्लाम आए थे, वो सब जो आए थे, उसने जो मस्जिद मकबरा ये सब बनाए थे, उसमें किस किस पैटर्न का यूज किए थे, सब पढ़े थे। उसी में आगे पढ़ेंगे कि अर्धवेशक क्या होता है। अर्धवेशक मेथड जो है यह क्या होता है, इसे इस्लामिक धर्म ने किस तरह का डिज़ाइन किया था, कैसे यूज किए थे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए हम जानते हैं अर्धवेशक क्या है। अर्धवेशक मेथड तो आइए कहता है, अर्धवेशक मेथड वाज आल्सो यूज फॉर डेकोरेशन। क्या कहता है कि अर्धवेशक मेथड जो था वो सजावट के लिए उपयोग किया गया था। किस चीज़ के लिए उपयोग किया गया था? तो सजावट यानी कि डेकोरेशन के लिए यह उपयोग किया गया था। किसके द्वारा उपयोग किया गया था? तो इस्लामों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा। और किस शताब्दी में कब किया गया था? तो मेडिवल आर्किटेक्चर में इन सब का यूज हुआ था। ठीक है, तो अब कहता कन्हा बिहा में इसको आफत कहता अर्धवेशक मीन्ट द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल वेजिटल। ये क्या कहता है कि अर्धवेशक का जो यूज हुआ था वो किसके लिए यूज हुआ था? तो ज्योमेट्रिकल के लिए यूज हुआ था और वनस्पतियों के लिए यूज हुआ था। कहने का मतलब है कि ये जो मेथड है, ये जो सजावट का मेथड है, इसमें वनस्पतियों का यानी कि पेड़ पौधों का, पत्तियों का जो है ना, बेल के डिज़ाइन, जो लत्ती के डिज़ाइन का उसमें डिज़ाइन बनाया गया था बेल टाइप से। और उसका जो आकार जो था ना उसमें सजावट का, वो ज्योमेट्रिकल था यानी कि ज्यामितिक आधार पर था। ठीक है, और कहता है कि ऑर्नामेंटेशन वाज characterized by a continuous stem which split regularly। जो ये जो है, इसका जो क्या था, मुख्य जो कारण था, मुख्य जो इसकी विशेषता थी, क्या विशेषता थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, तो ये तो निरंतर चलने वाली थी। क्या थी? स्प्लिट। ये जो थी रेगुलर स्प्लिट थी, यानी कि ये स्प्लिट जो थी रेगुलर चलने वाली थी, निरंतर चलने वाली वनस्पतियाँ थी। देखिए, बेल में होता क्या है कि वो मतलब एक लाइन से चलते जाता है, बढ़ते जाता है, फूल पत्तियों का डिज़ाइन उसमें बनाया जाता है, तो निरंतर चलती रहती है, रेगुलर चलते रहती है। वही बात इसमें बताई गई है। अब क्या कहता है? प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ काउंटरपॉइज्ड। क्या कहता है? सीरीज ऑफ काउंटरपॉइज्ड लीफी सेकेंडरी स्टेम यानी कि जो इसकी जो पत्तियां थी वो बेल आकार की थी ही, लेकिन वो क्या थी? एक संतुलित थी। काउंटरपॉइज्ड मीन्स होता है संतुलित, यानी कि वो न इधर भागा हुआ न उधर भागा हुआ, वो एक लाइन में, एक सीध में, एक संतुलित आकार में वो बनती जाती थी, चलती जाती थी। वो सब किसकी है? तो अर्धवेशक मेथड में ये सब बताया गया है कि बेल, पत्तियाँ, फूल कैसे बनाया जाता है। उसका जो मकबरा, जो मुग़लों का या इस्लामों का जो मकबरा था, मस्जिद था, उस पे ज्यामितीय आकार का था, बेल आकार का था, वनस्पतियों का यूज किया गया था। ठीक है, अब कहता है द
secondary steam in turn split again or return to merge with the main steam creating a decorative pattern। जो था मेन स्ट्रीम, इसका जो मुख्य सहायक जो थे, मेन स्ट्रीम जो थे, वो सहायक जो है ना, आगे जाके जो एक तो संतुलित में बनती थी और दूसरे जाके क्या होती थी, वो शाखा में डिवाइड हो जाती थी, बढ़ जाती थी कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में वो चेंजेज हो जाती थी। इस तरह से बनाया जाता था। वो क्या विधि था हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हिंदी में समझते हैं। ये कहता है सजावट के लिए अर्वेशक विधि का भी उपयोग किया जाता था। किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो अर्वेशक विधि का उपयोग किया जाता था। अर्वेशक का अर्थ है ज्यामितीय तथा वनस्पति पत्तियों और बेलों जैसी। पहले भी बोल दिए कि इसका जो मेन अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है कि वो तो ज्यामिति होती है और ऊपर से बेल आकार की बनी होती है, जिसमें फूल पत्तियां लगी हुई रहती हैं। अलंकरण शैली होती है, बेल जैसी क्या होती है, अलंकरण शैली होती है, जो बेल की तरह उसमें सजावट होती है। इसकी विशेषता एक निरंतर चलने वाली मुख्य बेल स्टीम होती है। जो है इसकी जो विशेषता होती है वो निरंतर चलते रहती है। कहने का मतलब है कि लगातार वो चलते रहती है। जो नियमित रूप से विभाजित होकर, जो ये बेल जो है मुख्य रूप से स्टीम होती है, जो नियमित रूप से विभाजित होती है, विभाजित होकर पत्तियों से युक्त कई संतुलित यानी कि काउंटरपॉइज्ड सहायक शाखाएं बनाती है। ये कई शाखाएं बनाती है, एक संतुलित शाखाएं बनाती है। ये सहायक शाखाएं आगे फिर से विभाजित होती है और ये जो शाखाएं बनती है वो आगे जा कर के फिर डिवाइड हो जाती, विभाजित होती है या मुख्य बेल से मिल जाती है। और इसका ये भी होता है कि आगे निरंतर बढ़ती है, फिर जो उसका मेन होता है बेल, वो फिर मुख्य बेल में जाकर वो मिल जाती है, जिससे एक सुंदर और जटिल सजावटी पैटर्न बनता है। जिससे क्या होता है, एक सुंदर और जटिल सजावटी पैटर्न बनता है। ये सब किस विधि की बातें हो रही है? तो ये सब अर्वेशक मेथड की बातें हो रही है। किस मेथड की बातें हो रही है? तो अर्वेशक मेथड की ये सारी बातें हैं, ये सारी घटनाएं हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसी में कहता है, देखिए अर्वेशक मेथड क्या है, अर्वेशक विधि क्या है। देखिए ये बेल की तरह बना हुआ है। ये अर्वेशक डिजाइन जो होता है, जो मंदिर मस्जिद पे जो मस्जिद मकबरा और जो मुग़लों के, इस्लामों के जो महल होते हैं उस पर इस तरह का डिज़ाइन बनाए जाते हैं। फूल पत्ती पेड़ पौधे का डिज़ाइन बनाए जाते हैं। उनके मकबरा पे या मस्जिद पे या महल पे पशु पक्षी या जानवर या आदमी के डिज़ाइन चित्र नहीं बनाए जाते हैं। ये सारे चित्र बनाए जाते हैं। ये सब किस मेथड की बातें हो रही है? इस्लामिक मेथड में ये सब बनता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैवली यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री फ्रॉम। देखिए क्या कहता है कि डेकोरेटिव पैटर्न टू इम्बाइबिंग अ सेंस ऑफ सिमेट्री। इसके कहने का मतलब है कि इस काल में जो है, किनके काल में? तो मुग़लों के काल में, इस्लामियों के काल में जो है, इसका मेन पर्पस क्या था? प्रिंसिपल जो था, इसका मुख्य रूप था ज्योमेट्रिकल होना, ज्यामितीय आधार पर बनाना। उसके बाद था कि जो ये जो बनाते थे ज्योमेट्री के आधार पर, सबसे ज़्यादा बनाते थे इस पैटर्न पे सजावट के रूप में। इम्बाइबिंग मीन्स होता है कि सजावटी
चीज़ें जो सबसे ज़्यादा सजावट के लिए बनाए जाते थे, किस पे? तो ज्योमेट्रिकल पे। और इसका यही सेंस होता था, इसकी जो संरचना होता था, चाहे वह सजावटी पैटर्न हो या कुछ भी हो, तो उसका कुछ भी करने का सबसे मेन पर्पस होता था कि जो भी करे वो ज्योमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि इस काल की वास्तुकला में ज्यामिति के सिद्धांतों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? सबसे ज़्यादा, पहले भी बोल दिए कि ज्यामितिक सिद्धांत का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया, चाहे वह सजावटी पैटर्न बनाने में हो या संरचनाओं में समरूपता का भाव उत्पन्न करने में हो। चाहे वो जो क्या होता था, ज्योमेट्रिक इसलिए ज़्यादा यूज करते थे कि उसमें एक तो वो सजावट के पैटर्न के लिए होता था, और एक होता था कि उसमें जो समरूपता, एक समान का जो भाव होता था, जो सिंपैथी होता था, उसको दर्शाने के लिए वो बनाते थे। आइए आगे समझते हैं। कहता है द बिल्डिंग्स हैड इंट्रिकेट जाली वर्क्स। ये जो होते थे, इनके जो बिल्डिंग बनते थे, किनके? इस्लामों के, मुगलों के जो बिल्डिंग बनते थे वो क्या होते थे? तो जालीदार वर्क होते थे। उसमें देखिएगा आप, या हम जो भी इस्लामिक धर्म के लोग होते हैं, जो भी इस्लाम से रिलेटेड हैं, जो भी इस्लामिक धर्म के होते हैं, देखिएगा कि उनके मकान में है जो वो जालीदार वर्क ज़रूर बनाते हैं। उनके मस्जिद को भी देखिएगा, उनके मस्जिद में जालीदार वर्क रहता है, भवन में रहता है, मकबरा में जालीदार वर्क रहता है। इसका जालीदार होने का ये पर्पस होता है कि जो उससे वो रोशनी जो है उसके अंदर प्रवेश करता है, रोशनदान होता है। वो उनको मानते हैं कि यह एक प्रकाश है, यह एक दिव्य है, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मस्जिदों में, मकबरों में, महलों में जालीदार का वर्क करते हैं। ठीक है, विच सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन। पहले भी बोल दी इस्लामिक रिलीजन। वो क्या सोचती थी कि ये जो प्रकाश आएगी तो इनसे क्या होगा कि इस्लाम धर्म का जो है प्रकाश जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इनके धर्म में दिया गया है। इस्लामिक रिलीजन में ये ज़रूर दिया गया है कि जालीदार वर्क होना चाहिए, प्रकाशमय होना चाहिए। किस में? इस्लामिक धर्मों में। ठीक है, आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि इमारतों में जटिल जाली का काम किया जाता था। इनके जो इमारत होती थी, इनके जो भवन होते थे, उसमें क्या किया जाता था? जालीदार काम किया जाता था, जो इस्लाम धर्म में प्रकाश के महत्व को दर्शाता है, जो कि इस्लाम धर्म में इसके प्रकाश को क्या करता है? तो दर्शाता है। ठीक है, कौन सा वर्क? तो जाली वर्क। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है जाली वर्क, जो कि इस तरह से बने होते हैं। इस्लाम धर्म में जो भी महल होते हैं, मस्जिद होते हैं, मकबरा होते हैं, उसमें इस तरह के जाली वर्क्स बने होते हैं। ठीक है, अब आइए इसी में समझते हैं। कहता है कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी महत्व है जो इसका जालीदार वर्क बनाने का जो इम्पोर्टेंट है, जो पर्पस है, वो उसे हम जानते हैं। कहता है एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द यूज ऑफ वाटर इन द premises of the construction in the form of courtyard, pools, fountains and small drains। क्या कहता है? स्मॉल ड्रेन्स। देखिए, इसको बनाने के लिए इस काल में वास्तुकला जो था, जो बनता था, इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी
कि इसके परिसर में जो था, इसके आंगन में जो महल बनते थे, उसके आंगन में सबसे पहले था कि एक परिसर में जल का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? तो पानी का उपयोग होता था। जैसे आंगन में जो क्या कहता था, देखिए आंगन में जैसे है कोर्टयार्ड, यानी कि मतलब कुंड होते थे, पूल्स होते थे, और जो पूल्स होते थे, फव्वारे होते थे, वो सब इनके उद्देश्य ये सब बनाने के लिए इसका मेन पर्पस था। और एक छोटा सा क्या था, स्मॉल ड्रेन्स था, यानी कि छोटा सा इसमें एक फव्वारे का जल निकलने के लिए क्या था, तो नाली टाइप से बना हुआ था। और इसका जो मेन पर्पस था, 3 ही पर्पस थी इसके, 3-4 पर्पस थे, जो कि वाटर वाज यूज्ड प्राइमरली फॉर 3 पर्पस। और इसका जो यूज होता था, इसमें वाटर का जो यूज होता था वो 3 ही पर्पस के लिए होता था। जैसे कोर्टयार्ड के लिए होता था, एक फव्वारे पूल्स के लिए होता था, और एक जो होता था स्मॉल छोटे से नाले में पानी, वो जो पानी फव्वारे का पानी जो निकलता था वो नाले होकर के बाहर निकलता था। यही इसमें कही गई है। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है कि इस काल की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता भवनों के परिसर में जल का उपयोग था। यहाँ इसकी एक मुख्य विशेषता ये थी कि यहाँ पे जो भवन थे उसके आंगन में, उसके परिसर में क्या था, तो जल का उपयोग था। ठीक है, पानी का उपयोग किया जाता था। जैसे आंगन में कुंड, उस आंगन में जो मस्जिद बनते थे या महल बनते थे, उस महल में था क्या कि एक तो कुंड होता था, फव्वारे और छोटी सी नलियाँ होती थी, और उसमें क्या होता था, एक फुहारे होते थे, जैसे पानी का फुहारा झरना की तरह निकलते रहता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, वो बना हुआ रहता था। और उसके साथ एक नल भी नाली बना हुआ रहता था कि वो पानी जो वेस्टेज, जो फुहारे का पानी वो नाला हो करके निकल जाए। ठीक है, और जल का उपयोग मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कितने उद्देश्य के लिए किया जाता था इस जल का उपयोग? तो 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं हम आगे जानेंगे। तो देखिए वो 3 उद्देश्य इनके यहाँ पे दिए हुए क्या क्या हैं। तो कहता है कि रिलीजियस पर्पस, वो धार्मिक उद्देश्य थे। टू कूल द प्रेमिसेस, परिसर को ठंडा रखना था कि ज़्यादा गर्म ना हो, आंगन और महल ठंडा रहे उससे। और डेकोरेटिव पर्पस, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था सजावटी के लिए। क्या था? सजावटी के लिए, यानी कि देखने वो खूबसूरत लगे, अद्भुत लगे। अभी भी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं फव्वारा, और तो बहुत खूबसूरत अद्भुत लगता है। तो आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है रिलीजियस, यानी कि धार्मिक पर्पस, धार्मिक उद्देश्य से टू कूल द प्रेमिसेस, या परिसर को ठंडा रखना, और सजावटी उद्देश्य के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, इन तीनों पर्पस के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो फव्वारे को, परिसर में फव्वारे लगाने का यही मेन 3 पर्पस होता है। यहाँ तक हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में कहता है द आर्किटेक्चर ऑफ दीज टाइम्स आल्सो यूज द पेट्राड्यूरा टेक्निक फॉर इनले ऑफ precious colored stone and gems into the walls for decoration. gems means होता है जवाहरात। और इस देखिए इसमें कहने का मतलब है कि इस वास्तुकला में सजावट के लिए जो होता है, किस किस चीज़ का यूज होता है, तो इसमें कहता है जो भी सजावट के लिए
यूज होता है। तो सबसे पहले होता है पित्रा ड्यूड़ा। क्या कहता है? पेत्रा ड्यूड़ा। सबसे पहले इसमें यूज होता है पित्रा डोड़ा, जो दीवारों के सजावटी के लिए होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रेसियस कलर, यानी कि बहुमूल्य रंगों का यूज होता है, पत्थरों का यूज होता है, जवाहरातों का यूज होता है। इनके वॉल को इनके दीवार को सजाने के लिए इन सब का यूज किया जाता है। तो आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। कहता है वास्तुकला में किनके समय की बातें हो रही है? ये सब इंडो इस्लामिक जो आए थे मध्य भारत में, उन समय की बातें हो रही है कि वो लोग यूज क्या क्या किए थे सजावटी के लिए। तो कहता है वास्तुकला में दीवारों की सजावट के लिए बहुमूल्य रंगीन पत्थरों और रत्नों से जड़ाई हेतु पिएत्रा, क्या कह रहा है? पिएत्रा ड्यूड़ा तकनीक का भी उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? पिएत्रा ड्यूड़ा तकनीक का उपयोग किया जाता था। किस चीज़ को सजाने के लिए? तो महलों के, मकबरों के, मस्जिदों की दीवारों को सजाने के लिए एक रंगीन पत्थर का यूज किया जाता था, बहुमूल्य पत्थर का यूज किया जाता था, रत्नों का यूज किया जाता था, जवाहरों का यूज किया जाता था। ठीक है। अब कहता है इसी में अनदर टेक्निक फीचर्स वाज द यूज ऑफ foreshortening technique in the buildings such that the inscriptions appear to be closer than they really are, जो they really are। इसमें कहता है कि जो इनकी सजावट के लिए और जितनी भी अन्य अनोखी विशेषताएं थी इस भवन में, बहुत सारी, तो क्या क्या थी वो सब जो दिखाई गई थी इस पर शिलालेखों पर, क्या क्या वास्तव में कितनी दूर है वो सब, कितने पास है, कितनी दूर है, ये सब दिखाए गए थे। किस पे? तो उनके महलों पे, उनके भवनों पे ये सब फोरशॉर्टनिंग, शॉर्टकट में लिखने का जो मेथड इस पे दर्शाया गया था। आइए इसे हिंदी में समझते हैं। कहता है एक अन्य अनोखी विशेषता है, एक अन्य अनोखी विशेषता भवनों में फोरशॉर्टिंग तकनीक का उपयोग था। किसका उपयोग था भवन में? तो फोरशॉर्टिंग तकनीक का उपयोग था, जिससे शिलालेख वास्तव में जितनी दूर होते हैं उससे अधिक पास दिखाई देते हैं। उसके शिलालेख पे जो लिखे होते थे वो वास्तव में जितने दूर होते थे वो उतने ही पास, अधिक पास, उससे अधिक पास दिखाई देते थे। वो लगता था कि वो दूर में है, लेकिन वो उससे अधिक पास, उससे और करीब से देखने को लगता था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, अब आगे हम जानेंगे क्या कहता है। डिफरेंस बिटवीन आर्किड स्टाइल एंड ट्रेबिट स्टाइल। क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन आर्किड स्टाइल एंड ट्रेबिट स्टाइल। जो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेबिट स्टाइल और आर्किड स्टाइल में क्या अंतर है। ये दोनों जो है इंडो इस्लामिक में ही आए हुए थे, इसमें क्या डिफरेंट है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है इंट्रेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ लाइनटेल। क्या कहता है? यूज ऑफ लाइनटेल। लाइनटेल का क्या यूज होता है? देखिए, इस तरह से लाइनिंग होती थी उनके समय में। ट्रेबिट स्टाइल में जो है इंडो इस्लामिक लाइनिंग का ज़्यादा यूज करती थी। ठीक है। अब वही कहता है आर्किड स्टाइल में, कहता है कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ आर्च एंड डोम्स। इसमें क्या था कि मेहराब थे, इसमें मेहराब और गुंबद का यूज किया गया था। आर्च मीन्स मेहराब और डोम्स मीन्स गुंबद। की ट्रेबिट स्टाइल में लाइनों का यूज किया गया था। ठीक है।
अब टॉप में कहता है इसी में, किस में, ट्रेविएट स्टाइल में, द यूज ऑफ शिखाड़ा ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल्स, दे वियर्ड जनरली कॉनिकल और कर्वलाइनर। ये जो कहते हैं कि इसमें जो है ट्रेविएट स्टाइल में किस किस का यूज किया गया था, तो शिखाड़ा का यूज किया गया था। इनके ऊपर जो होते थे सबसे ज़्यादा ऊपर इनके मंदिर पे, इनके मस्जिद पे जो होते थे वो मतलब शिखर का यूज किया जाता था। और कर्व लाइनर का यूज किया जाता था, जो लाइन होते थे कर्व में होते थे, टेढ़े मेढ़े होते थे। अब देखिए उसी में आर्किड स्टाइल में बताया जाता है द यूज ऑफ डोम्स जनरली हेमिस्फेरिकल। क्या कहता है, ये ज़्यादातर इसका उपयोग होता था, डोम्स का जो होता था, गुंबद का उपयोग जो होता था वो हेमिस्फेरिकल की तरह होता था। ऑन द टॉप ऑफ द मॉस्क्स यानी कि इनकी मस्जिद पे गुंबद बना होता था। अब इसमें कहता है मीनार। अब देखिए ट्रेविएट स्टाइल में मीनार का यूज होता था। मीनार वेयर ऑफ सेंट, मीनार वेयर ऑफ सेंट, इसमें मीनार नहीं होते थे। मीनार्स वेयर प्रेजेंट, जबकि आर्किड स्टाइल में होते थे। क्या कहता है, ट्रेविएट स्टाइल में मीनार्स नहीं होते थे, एब्सेंट होते थे, यानी कि नहीं होते थे। लेकिन आर्किड स्टाइल में बताया जा रहा है कि इसमें मीनार होते थे। ऑन द 4 कॉर्नर्स, इसमें क्या होता था कि 4 कॉर्नर्स होते थे ऑफ द मॉस्क्स, यानी कि इनके मस्जिद के ऊपर 4 कोने होते थे मीनार्स के। अब देखिए बिल्डिंग इसमें क्या क्या जो बनता था, कैसे बनता था। बिल्डिंग कहता है स्टोन वाज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ऑल, यानी कि ऑल ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें कहता है कि इसको बनाने में ट्रेविएट स्टाइल में जो होते थे, जो बनते थे, उसमें बनते थे सबसे पहला कि स्टोन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता था। वो जब भी बनाते थे ट्रेविएट स्टाइल में मकबरा या मस्जिद जो बनाते थे उसमें पत्थरों का यूज होता था। ये सब बातें हो रही है आपकी मेडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। और इसमें कहता है आर्किड स्टाइल में कहता है ब्रिक्स, लाइम, प्लास्टर एंड मोर्टार स्टार्टेड टू द यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। और इसको बनाने के लिए क्या होता था, यानी कि ब्रिक्स यानी कि मतलब ईंटें, प्लास्टर के लिए होते थे सीमेंट, मतलब लाइम, और मोटार गाड़े होते थे। गाड़े के भी बारे में बताए थे कि वो लोग बनाते हैं तो सीमेंट का यूज करके बनाते हैं। तो ये सब ये सब डाल के बनाया जाता था। किस स्टाइल में, तो आर्किड स्टाइल में, ठीक है। हम डिफरेंस समझ गए आर्किड स्टाइल और ट्रेविएट स्टाइल में क्या क्या डिफरेंट है, ये हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हिंदी में समझते हैं। देखिए कहता है ट्रेविएट शैली, क्या कहता है, ट्रेविएट शैली में आइए कहता है इसका जो प्रवेश द्वार होता है, डिटेल का इस्तेमाल इसकी खासियत है। इसमें लिंटेल का यानी कि लिंटेल यानी कि लिंटर जो डाला जाता है उसका इसमें सबसे ज़्यादा महत्व था, जिसको हम लोग सरदल भी कहते थे। और इसके मंदिरों के ऊपरी शिखर का इस्तेमाल होता था। इसमें क्या होता था कि मंदिरों का ऊपरी इस्तेमाल होता था। वे आमतौर पर कोनिकल या कर्व लीनियर होते थे, कर्वलाइनर यानी कर्व लीनियर होते थे। और मीनारों की अनुपस्थिति होती थी। पहले भी बोले कि इसमें मीनार नहीं होते थे। अब देखिए आर्किड स्टाइल में कहता है कि इसमें मेहराब और गुंबदों का इस्तेमाल से इसकी खासियत है।
इसकी जो विशेषता है, इसकी जो खासियत है, इसमें मिहराब और गुंबदों का यूज किया जाता है। और मस्जिदों के ऊपर आमतौर पर गोल गुंबदों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गोल गुंबदों का इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिदों के चारों कोनों पर मीनार होते थे। इनके जो चारों कॉर्नर होते थे मस्जिद के, उन पे क्या होते थे? तो मीनार्स होते थे। ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।